Dear students, good morning. Today our topic of discussion is Coulomb's law. इसको समझने के लिए पहले थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं. In 1785, a French physicist चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने एक्सपेरिमेंट्स किए. उन एक्सपेरिमेंट्स में से उन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर किया दो स्मॉल चार्ज स्फेयर के बीच में. फिर इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने एक फॉर्मुलेशन की इन द फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, विच इज इलेक्ट्रिकल एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये उन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलती जुलता एक फिनोमिना है. सपोज वी हैव 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance R. These charges are at rest. ठीक है, तब कूलम लॉ की स्टेटमेंट बनती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges at rest is directly proportional to product of two charges and inversely. ठीक है, ये होगी कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट. तो हमने इसको ऐसे लिख लिया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं. स्टेटमेंट को आपको सभी को क्लियर होगी. बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसको लिख लेना. अब दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैंने यहाँ स्मॉल के लिख दिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इन SI K इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ऐसे लिखना है इसको एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये क्या होती है, इसको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करते हैं. इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर. न्यूटन इसके मीटर स्क्वायर, इसके कूलम स्क्वायर हो गए, नीचे आ जाएगा कूलम इनवर्स स्क्वायर. तो कूलम्स लॉ को हम ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ. क्लियर. अब आते हैं चार्ज के यूनिट की डेफिनेशन की ओर. द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. ओके, ये आपने याद रखना है, कूलम के नाम से ही इसके यूनिट है. इसका लेटर C जो मैंने यहाँ पर स्मॉल रखा है, ओके, ये आपने स्मॉल ही रखना है अगर पूरा फुल फॉर्म में लिखना है. अगर सिंबल में लिखना तो ये कैपिटल C आएगा. ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से है इसीलिए सिंबल कैपिटल लिखते हैं. फुल फॉर्म हमेशा किसी भी यूनिट की वो स्मॉल लेटर से ही शुरू होती है. चलो, अब ये देखो हमारे पास कूलम्स लॉ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, ये तो हमने पहले कहा. अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हों, सेम साइन के हों, 1 कूलम हों, और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 मीटर हो, तो अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों 1 कूलम है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया तो फोर्स कितनी आई 9 × 10⁹ न्यूटन. ठीक है, फिर 1 कूलम चार्ज क्या हुआ. 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपेल इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन. जब उनको रेस्ट में वैक्यूम के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस सेपरेट रखा हो तो. ठीक है, अगर 1 कूलम वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो अपने इक्वल और सिमिलर चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन के साथ रिपेल करता है जब इन दोनों को वैक्यूम में रेस्ट के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस सेपरेट रखा हो. क्लियर.
द CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU. E मतलब इलेक्ट्रो, S मतलब स्टैटिक, U मतलब यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं. 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम के इक्वल होता है. ठीक है, इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे होता है. सबसे पहले तो मैं फोर्स ले लेता हूं SI में. SI में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स आई K Q1 Q2 अपॉन R². ठीक है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ये हमने लिखा है पहले. ठीक है, चार्जेस को मैं 1 कूलम ले लेता हूं. ये 2 चार्जेस हैं SI में, और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर ले लेते हैं. 1 अपॉन 1² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, जैसे हमने लास्ट में प्रूव किया. ये आ गया. अब इसको मैं डाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ. F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9. 1 न्यूटन में कितने डाइन हुए? 10⁻5 डाइन. ये कितने डाइन हो गया टोटल? F इज इक्वल, सॉरी, कितने डाइन हुआ? 9 इंटू 10⁻14 डाइन. ठीक है, इसके आगे अब CGS में चलते हैं. इन CGS यही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. ओके, पहले मैं लिख लेता हूं दोबारा से. Q1 Q2 अपॉन R². ओके, अब ये देखो, यहां पर F की जगह पे मैं लिखूंगा 9 इंटू 10⁻14 डाइन. ठीक है, CGS में K की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना आपने. और चार्ज ये तो निकालना ना हमने कि CGS में कितना है. और 1 मीटर किसके इक्वल होता है CGS में? 100 सेंटीमीटर. ये मैंने इसका स्क्वायर कर दिया. चलो मैं सेंटीमीटर साथ में लिख देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो. यहाँ पर भी डाइन लिख देता हूँ पहले ही, मतलब 9 इंटू 10⁻14 डाइन. 14 डाइन. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. Q² किसके इक्वल है? यहाँ से Q², ये 10⁻4 है, ये ऊपर चला गया, मतलब 9 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻4, ये हुआ 9 इंटू 10⁻18. अब इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 10⁻9. ये बना स्टैट कूलम, क्योंकि CGS में ना सारे, तो इसीलिए ये स्टैट कूलम बन गया. ये मैंने प्रूव किया था खुद से ही. ओके, अब आगे चलते हैं. अब अगर हमने फोर्स की बात की है तो उसमें मैंने ये एप्सिलॉन की बात भी की है. अब इसको समझते हैं. इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं एक्चुअली, और जो हमने एप्सिलॉन नॉट की बात की थी उसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं. अब ये परमिटिविटी होती क्या है, इसको समझते हैं. ये देखो, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस अपार्ट. ओके, अगर ये वैक्यूम में प्लेस हो, है ना, तो इसमें कुछ फोर्स होगी. अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो फिर इनमें फोर्स जो होगी वो पहले वाली फोर्स से थोड़ी अलग होगी. ठीक है, अब ये मीडियम की कोई प्रॉपर्टी तो है ना जो फोर्स के ऊपर इफेक्ट कर रही है. इसी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को जो इलेक्ट्रिक फोर्स 2 चार्जेस के बीच में कितनी होगी उसको डिटरमिन करती है, उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं. इट मीन्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम. क्लियर? मैं इसको ऐसे बोलता हूं, एक्चुअली इट इज द इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन ऑफ द मीडियम टू द चार्जेस टू इंटरेक्ट. मतलब मीडियम की ये इनवर्स डिग्री ऑफ परमिशन है कि वो 2 चार्जेस को इंटरेक्ट होने देता है या नहीं होने देता. कोई मीडियम चार्जेस को इंटरेक्ट बहुत ज्यादा होने देता है, कोई मीडियम बहुत कम होने देता है. ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? मीडियम की परमिटिविटी डिसाइड करेगी, मीडियम की वो प्रॉपर्टी डिसाइड करेगी. ठीक है, कि मीडियम 2 चार्जेस को कितना इंटरेक्ट होने देता है. इसको हम
एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज करो हमारे पास फिर से दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन वैक्यूम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसको मैं F0 से लिख रहा हूं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि यहां पर वैक्यूम है। Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जब मैं इन दोनों के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूं जिसके परमिटिविटी एप्सिलॉन होगी, तो इन दोनों में फोर्स कितनी हो जाएगी? M फॉर मीडियम 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 r² Q1 Q2 r² कैंसिल। ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है, F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू कैपिटल K या एप्सिलॉन और। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। ये देखो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम is defined as the ratio of the force between two charges placed at some distance in free space or vacuum to the force between the same two charges placed at the same distance apart in medium। मतलब दो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस अपार्ट हम वैक्यूम में रखते हैं, उनमें जितनी फोर्स होती है उसकी रेशो कर देते हैं। उन्हीं दो चार्जेस को अगर सेम डिस्टेंस पे मीडियम में रख देते हैं तो उसमें जितनी फोर्स आती है उसके साथ। ठीक है, इन दोनों की रेशो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं। एक और डेफिनेशन भी बन जाती है, ये देखो, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको भी आप लिख लो, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? ये हुआ आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक और टॉपिक करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली, बहुत बार ये एग्जाम्स में आता ही रहता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मतलब कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएं, उसके लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, जिनको मैं फ्री स्पेस में रख देता हूं। ठीक है, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, और कूलम्स लॉ लगाने के लिए हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी तो चाहिए। तो वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे। ठीक है, अब देखना ध्यान से कैसे लिखता हूं मैं इसको। R 1 से 2 की तरफ, डायरेक्शन का बहुत खास ख्याल रखना है आपने, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं 1 2 वेक्टर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2। ओके, अब मैं थोड़े पॉइंट्स के नाम दे देता हूं, A और B। अब ये एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, स्टेप 1 में हम ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करते हैं। जब मैंने यहां पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया, अब देख लो ट्रायंगल लॉ कहते किसे हैं, जो सेम ऑर्डर में होती है ना साइड्स, उन दोनों का सम ऑपोजिट ऑर्डर वाले के इक्वल होता है। जैसे ये OA प्लस AB का सम, OA प्लस AB का सम ऑपोजिट OB के सम से इक्वल होगा। ठीक है, OA की वैल्यू R1, AB की वैल्यू R12 एंड OB की वैल्यू R2। क्लियर? अब यहां पे चाहिए हमें ये डिस्टेंस, कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो इसको निकालने के लिए मैं इसको इधर ले गया R1 को। ठीक है, R2 माइनस R1। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, वो मॉड से हमने दिखा दिया। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो
डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, r12 की वैल्यू पुट की और r12 मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी पुट कर दी। इसको आप नोट कर लो अपनी नोटबुक पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों तो Q1 इसको रिपेल करेगा इस साइड। क्लियर? पहले मैं इस फोर्स को देखता हूं लिखना कैसे है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, F किसके ऊपर लग रही है? 2 के ऊपर लग रही है। लगा कौन रहा है? 1। ये ध्यान में रखना आप। दिस इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर? अब इसको मैं डिराइव करता हूं। अब देखो, ये फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon the distance, the magnitude, square of the magnitude of the distance. Distance है 1 2, ठीक है। लेकिन वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी तो होती है, तो ये डायरेक्शन भी आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू दोनों की पुट होगी, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी पुट कर दी और इसकी वैल्यू भी पुट कर दी। ठीक है, आगे ये तो स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं, सॉरी यहां पर स्केयर भी आना था, अब यहां पर क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास आया F21। सिमिलरली हम लोग F12 भी लिख सकते हैं। और यहां पर F12 क्या है, ये फिगर में देखिए, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, इसको लिखने के लिए यहां पर 2 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। अब ये देखो, यहां पर F21 है ना, यहां पर 2, यहां पर 1 2 1। अब एक देखो 1 2 है ना, यहां पर 1 2 1 2 ऐसे लिखना आपने, ये याद कर लेना। अब अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन निकाल लूं तो जब मैंने माइनस को बाहर निकाला तो ये R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, इसको आप जिससे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखा। अब ये क्या बन गया, ये सारी टर्म थी F21 2 1 2 1, देख लो ये F21 है। ठीक है, आपको यहां से क्लियर हो गया कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, ये 1 के ऊपर 2 की फोर्स है, ये 2 के ऊपर 1 की फोर्स है। इट मींस जितनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये लगा रहा है। इट मींस इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्लियर? ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसकी इंपॉर्टेंस लिखते हैं। कूलम्स लॉ की पहली जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, ये हमने लास्ट में प्रूव किया। और सेकंड एप्लीकेशन है कि सॉरी इंपॉर्टेंस है कि ये दोनों फोर्सेस जैसे F12 है या F21 है, दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही एक्ट करेंगे, एक ही लाइन पे एक्ट करेंगे, इसीलिए दीज फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, our last topic is limitations of Coulomb's law। ठीक है, Coulomb's law सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में वैलिड होता है जिसमें नंबर 1 चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए और इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और सेपरेशन जो है चार्जेस के बीच में वो न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर साइज से कम की डिस्टेंस होगी तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बजाय न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर देगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ।